हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक था लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में जो पोर्शन कवर अप किया था उसका पहले एक बार रिकैप बता देते हैं। जो कॉमन फोर्सेस हम लोगों ने एनकाउंटर किए थे, सबसे पहला कॉमन फोर्स जिसकी हम लोगों ने बात करी थी वो था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकंड था फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। थर्ड था कांटेक्ट फोर्स, जिसके फिर से दो टाइप्स थे। एक था नॉर्मल रिएक्शन और एक है फ्रिक्शन। अभी हमारा काम ले देकर सिर्फ इतने फोर्सेस से होगा। धीरे से फिर हम 4-5 क्लासेस के बाद स्प्रिंग फोर्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट वो आगे की स्टोरी है। अभी हमारा एट प्रेजेंट पूरा फोकस आने वाले 4-5 दिनों के लिए सिर्फ इन तीन फोर्सेस पर होगा: ग्रेविटी, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी अगला टॉपिक है वैसे तो, पर ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, अभी ये तीन फोर्सेस हमारे यूज में आएंगे। चलो, अब इसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, सब लोग फैमिलियर है। वैसे तीनों लॉ से सब लोग फैमिलियर होंगे। मेरा अजम्पशन ये है कि तीनों लॉज से सब लोग ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, थर्ड लॉ का क्या है। फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन के फॉर्म में इसको नोट भी करेंगे क्लास नोट्स में, और एक बार पढ़ेंगे भी। तो फर्स्ट लॉ क्या सजेस्ट करता है? ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को मेंटेन करके रखता है अनलेस इट इज एक्टेड बाय अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर होगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही। नोट करवाएंगे, नोट करने से पहले सेकंड लॉ के बारे में बताओ। सबको पता है सेकंड लॉ भी बहुत इजी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, या फिर एफ इक्वल टू एम इंटू ए। इसका आप लोगों ने दूसरा फॉर्म भी देखा होगा, याद है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस तरह से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। Force can also be defined as the rate of change of linear momentum with respect to change in time. मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो उसको लिख दिया मैंने, मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट बाहर आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो देखो, सेम रिजल्ट आ रहा है जो हमें मिलना चाहिए था। मतलब इससे इस तरह से लिखो तो भी वही बात है, और इनडायरेक्टली वो आप एफ इक्वल टू एम ए ही लिख रहे हो एक तरह से। दोनों चीजें मोरलेस बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड्स पे चल रही है। पर ज़्यादा कॉमनली हम कौन सा यूज़ करेंगे? सबसे ज़्यादा कॉमनली तो हम ये यूज़ करेंगे, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम ये भी यूज़ करेंगे, पर सबसे ज़्यादा कॉमनली एफ इक्वल टू एम इंटू ए। थर्ड लॉ के बारे में बताओ। सबको पता है, एक्शन, रिएक्शन, पैर। फोर्स हमेशा पैर में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और वो पैर्स होते हैं एक्शन, रिएक्शन, पैर। चलो, पहले इतना नोट करते हैं, फिर मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। अभी प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं, कुछ स्टेप्स यूज़ करने हैं, उनकी हम बात करेंगे। इसे नोट किया जाए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। हालांकि सबको पता था, पर नोट करना है कि एक बार जब रिवाइज करते हो स्कूल एग्जाम के लिए भी और अदरवाइज भी, तो अपने पास क्लास नोट्स में वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में लिखी हुई हो।
नोट कर लिया था ना सब लोगों ने? सेकंड लॉ पे आ जाते हैं अब हम लोग। सेकंड लॉ के हमें दोनों स्टेटमेंट लिखने हैं। सेकंड लॉ का मॉडिफाइड स्टेटमेंट। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पे है। ज़्यादा कुछ थ्योरी वैसे इसमें अब है नहीं इसके बाद, मतलब इसके बाद आप देखोगे कि हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे-धीरे क्वेश्चन के अंदर ही थ्योरी बिल्डअप होगी। मतलब जो बेसिक लेवल की थ्योरी है वो मोर और लेस कवर हो गई है। फिर धीरे-धीरे क्वेश्चंस के अंदर कुछ आपको नई-नई चीज़ें पता चलती रहेगी। अ, जैसे स्प्रिंग फ़ोर्स वगैरह बीच में इंट्रोड्यूस होगा। पर उसके अलावा ज़्यादा कुछ थ्योरी इस टॉपिक में एज़ सच आपको नहीं मिलेगी अब। फिर सिर्फ़ अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन्स होंगे, अलग-अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, उनके अप्रोचेस होंगे और उसी के अबाउट टॉपिक रिवॉल्व करता रहेगा। डन। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चंस आएँगे ना उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ आपके पास कुछ सेट ऑफ इवेंट्स हैं, स्टेप्स हैं कुछ, जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो उसमें से सबसे पहला नोट नहीं कर पाए थे? बस अब ये आखिरी बार हमने स्क्रॉल अप किया है, अब हमारा माउस खराब होने वाला है। अब जब भी नोट करना शुरू करते हो पहले स्क्रीनशॉट लेना है, फिर नोट करना है।
चलो अब स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला स्टेप, भाई प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सिस्टम आइडेंटिफाई करो। मतलब आप किस पे लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हो। आपने आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में भी आगे आके आपको बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे, स्प्रिंग मिल सकती है, स्ट्रिंग मिल सकती है, ब्लॉक्स, पुली, बहुत सारी चीजें होगी। सबसे पहला स्टेप होता है भाई आइडेंटिफाई करो सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब जिस पे आप लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हो, और उसका एसलेशन मार्क करो कि उसका एसलेशन कहाँ होगा, आगे होगा, पीछे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, जहां भी होगा उसको सिस्टम को मार्क करो और उसके एसलेशन की वैल्यू को डिनोट कर दो। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम या तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अगर उसके पास सेम एसेलरेशन हुआ तो। जैसे एग्जांपल, मान लो ये 3 kg है ये 2 kg है, इसको पुली बोलते हैं, ये पुली होती है। और आगे जाकर मान लो यहाँ पर मैंने एक और पुली लगा दी और यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया हैवी सा 10 kg का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास तीन अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो आपके पास तीन अलग अलग सिस्टम है। देखो, ये एक सिस्टम हुआ, ये दूसरा सिस्टम हुआ, ये तीसरा सिस्टम हुआ। तो इन तीनों को आइडेंटिफाई करो और तीनों के एसलेशन की डायरेक्शन मार्क करो। इसका एसलेशन A1 है, इसका एसलेशन A2 है, इसका एसलेशन भी सेम दिख रहा है मुझे क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो साथ में आगे जाएंगे। ये हो सकता है कि थोड़ा अलग जाए, पर ऊपर के दोनों तो साथ में आगे जाएंगे, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो आपने क्या करा, अलग अलग सिस्टम को आइडेंटिफाई करा और उनका एसलेशन मार्क करा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप इन दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग भी मान सकते हो सिस्टम, और चाहो तो इन दोनों ब्लॉक्स को सेम सिस्टम भी मान सकते हो। क्यों मान सकते हो सेम सिस्टम, क्योंकि इनका आइसोलेशन क्योंकि सेम है, तो चाहो तो इनको एक सिस्टम भी माना जा सकता है। और चाहो तो अलग सिस्टम मान लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो कि ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है, ये भी एप्लीकेबल है, चलेगा। तीनों को अलग अलग सिस्टम मान के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। या फिर क्योंकि इन दोनों का एस्लेशन सेम है, तो आप चाहो तो इन दोनों को एक ही ब्लॉक मान के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पर ऐसा नहीं कर सकते कि इसको एक ब्लॉक माना और इन दोनों को एक ब्लॉक माना। ये क्यों नहीं आएगा एक सिस्टम में, ये एक सिस्टम में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों का एसोलेशन अलग अलग है। सेम एसोलेशन वाले ब्लॉक्स ही एक सिस्टम में आ सकते हैं। बात समझ में आ गई। और सेम एसोलेशन में भी आप चाहो तो उनको अलग अलग ब्लॉक मान के अलग अलग सिस्टम मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो और आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी तो स्टेप्स बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन में करेंगे तो रिलेट कर पाओगे इसको। फिर सेकेंड स्टेप पढ़ो पहले, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब जो जो सिस्टम आपने एज्यूम करे हैं, उन सब सिस्टम के आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्या ड्रॉ करने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, सिस्टम पर बाहर से जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सब आपको बनाने हैं। सिस्टम के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम में मैं बताऊंगा, अभी जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन में तब बताऊंगा कैसे बनता है। अभी से बस थोड़ा पॉइंट याद करते चलो कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है सिस्टम पर जो फोर्सेस लग रहे हैं बाहर से, बाहर से जो भी कोई सिस्टम पे फोर्स लगा रहा है वो सब फोर्सेस आपको उसके फ्री बॉडी डायग्राम में बनाने हैं। इंटरनल फोर्सेस या वो फोर्स जो सिस्टम किसी और पे लग रहा है, सराउंडिंग पे लगा रहा है अगर मान लो, वो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं आते। उसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन से फोर्स आते हैं, सिर्फ वही आते हैं जो उस पे लग रहे हैं। जो वो किसी और पे लगा रहा है वो किसी और के फ्री बॉडी डायग्राम में आएंगे। जो ये सिस्टम किसी और पे लगा रहा है वो दूसरे के फ्री बॉडी डायग्राम में आएंगे। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ वही फोर्स आएंगे जो इस सिस्टम पर लग रहे हैं। ठीक है, वो अपन क्वेश्चन में बताएंगे तब क्लियर होगा। अभी तो थोड़ा सा एक वेग सी फीलिंग आना शुरू हो रही है कि अच्छा ऐसा कुछ करना है हमें। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अब इसके बाद दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन में आप सेकेंड लॉ लगाओगे। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इन एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स, फोर्स इन वाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई। अब थ्योरी हो गई कंप्लीट। अब जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। इसे नोट करो, अभी एग्जाम्पल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है।
आओ अब हम लिखें स्टेप नंबर 2। नोट कर लिया स्टेप नंबर 2। आओ अब हम देखें स्टेप नंबर 3, सबसे छोटा स्टेप पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। आओ अब इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। देखो, ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर है, और अभी शुरुआत हम बहुत इजी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट पर। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होगा तो उसका एक्सेलेरेशन 0 होगा, तब उसके ऊपर हमें करना है फोर्स बैलेंस। मतलब समझ में आता है? स्पेशल केस है ये। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, आप थर्ड लॉ लगा जरूर रहे हो, बट देखो स्टेप 3 में अगर इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और उसका अगर एक्सेलेरेशन 0 है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, इफ ऑब्जेक्ट हैज 0 एक्सेलरेशन, तो उस पे एफ नेट कितना होना चाहिए? एफ नेट होना चाहिए 0। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स नहीं है, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि फोर्स बैलेंस करना है। इसको हम बोलते हैं फोर्स बैलेंस। और जब फोर्स बैलेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जब उसके नेट फोर्स 0 हो, इक्विलिब्रियम। ये भी एक अलग से पॉइंट लिख लो कि अगर कभी स्पेशल केस इस टाइप का होता है तो एफ नेट 0 होता है, और उसका मतलब फोर्स बैलेंस, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, देखो क्या करना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड मार्क इट्स एक्सेलरेशन। देखो, एक ही सिस्टम, एक ही ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक सिस्टम है, और उसका एक्सेलरेशन मार्क करो। कितना है इसका एक्सेलरेशन है 0, दिख ही रहा है रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन इज 0। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2, ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। हम 2 केजी का एफबीडी बना रहे हैं, शॉर्ट में लिखेंगे एफबीडी, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, और उस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो सब इस पर हमें मार्क करने हैं। कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ उस पर। उस पे सबसे पहला क्या लग रहा है, सबसे पहला लग रहा है ग्रेविटी। और क्या लग रहा है उसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन। तो जो फोर्स उस पे लग रहे हैं वो सब आप उसके ऊपर मार्क कर दो। ये देखो मैंने मार्क कर दिया। फिर उसको उसके फ्री बॉडी डायग्राम में बना दो। आप बोलोगे इस पे एक फोर्स लग रहा है 2G नीचे, और एक लग रहा है N ऊपर। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3, अब बताओ स्टेप 3 में लॉज ऑफ मोशन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। पर क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने का मतलब वाई डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस का मतलब, फोर्स बैलेंस समझ में आया, बहुत इजी है। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 2G, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 20 न्यूटन। और वैसे भी हमें पता है 2 केजी का ब्लॉक अगर टेबल पे रखा है तो जितना ग्रेविटी है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन टेबल को लगाना पड़ेगा उसे बैलेंस करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होने चाहिए, और वो रिजल्ट में दिख भी रहा है मुझे। चलो इसी टाइप के और क्वेश्चंस करें हम आगे। अब देखो क्या करना है, मैं ये क्वेश्चन फिर से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। स्टेप 1, मैं इन दोनों को अलग अलग सिस्टम मानता हूँ, मतलब 2 केजी अलग मान रहा हूँ, 3 केजी अलग मानता हूँ, और मैं ड्रॉ करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 केजी और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 केजी। चलो 2 केजी के फ्री बॉडी डायग्राम से मेरी हेल्प करो आप लोग। सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा 2 केजी पर, ग्रेविटी। और क्या लगेगा, 3 केजी उसके ऊपर एक नॉर्मल भी तो लगाएगा, कांटेक्ट है ना। और कोई फोर्स लग रहा है क्या बताओ, 2 केजी पे कोई और फोर्स लग रहा है क्या। दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी लग रहा है और एक 3 केजी के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर 3 केजी के साथ कांटेक्ट में है तो 3 केजी ने उस पर नॉर्मल लगाया। चलो मेरी हेल्प करो, हेल्प करो मेरी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 केजी में बताओ क्या करूँ मैं। सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी, फिर और क्या लगाऊं बताओ। जो 3 केजी ने लगाया था ना नॉर्मल, N1, 2 केजी 3 केजी पे वही नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा। थर्ड लॉ, समझ रहे हो कुछ। जो नॉर्मल रिएक्शन 3 ने 2 पे लगाया था, 2 भी वो 3 पे लगाएगा। और ग्राउंड जो है वो अलग से लगाएगा, ग्राउंड जो है वो भी 3 केजी पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, वो अलग। 3 केजी के फ्री बॉडी डायग्राम में 3 फोर्स आ रहे हैं। डाउट है तो देख के बता दो। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना हो, मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टेप है जो आगे के क्वेश्चन में यूज करूंगा, तब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, बस परपेंडिकुलर लेना है, और डिपेंड करता है
3 kg 2 kg पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा, 2 kg 3 kg पे नॉर्मल नीचे लगाएगा। देखो परपेंडिकुलर है पर अपोजिट है। अच्छा अब बताओ आगे, 2 kg और 3 kg दोनों किस में है? रेस्ट पे हैं। अगर दोनों रेस्ट पर हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? फोर्स बैलेंस। बताओ फोर्स बैलेंस ऑन 2 kg क्या लिखूंगा? इक्विलिब्रियम ऑफ 2 kg में क्या लिखूंगा? ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स, ये एक इक्वेशन आई। 3 kg पे क्या लिखूं बताओ? ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स कितना लिखूं? N2 इक्वल टू 3G प्लस N1। यहाँ से आप सॉल्व करो, N1 N2 मिल गए आपको? यहाँ से सॉल्व करने पर मुझे तो मिल गए। N1 दिख गया 20, N2 आ गया 50। क्या ये एक्सपेक्टेड आंसर नहीं था? इसके लिए आपको लॉस ऑफ मोशन लगाने की जरूरत भी नहीं थी। देखो 2 kg अगर 3 kg पे रखा है तो इन दोनों के बीच में 20 न्यूटन होगा। 3 kg अगर ग्राउंड पे रखा है तो यहाँ पे 50 होगा, क्योंकि ग्राउंड को तो दोनों को सपोर्ट करना है। सोचो, इमेजिन करो अगर आप आपकी फिंगर बीच में रखते, अगर आपकी फिंगर 3 kg और ग्राउंड के बीच में रखते तो क्या सिर्फ 3 kg का वेट फील होता? नहीं, टोटल 5 kg का वेट फील होता। अगर फिंगर 2 और 3 के बीच में रखते तो सिर्फ 2 kg का वेट फील होता। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो, अगर आपको सिर्फ अगर आपको सिर्फ ग्राउंड का 3 kg पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो पता है आप क्या कर सकते थे? इन दोनों का एक कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते थे। पहले ये नोट करो फिर मैं बताऊंगा वो। पहले इतना नोट करो, इतना एब्जॉर्ब करो, फिर मैं नई चीज बताऊंगा। सारी नई चीजें एक साथ नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा। अब देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाता कि ऐसा ना करते हुए आपको डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सिर्फ एक, किसका? इन दोनों का एक साथ, तो वो कैसे बनता वो मैं बनाता हूँ। उसका नाम होता फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कंबाइंड सिस्टम। कैसे बनाते? सबसे पहला फोर्स क्या लगता है उस पर? सबसे पहला फोर्स लगता उस पर ग्रेविटी। दूसरा क्या लगता? सिर्फ ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन। अब आप सोच रहे हो सर सिर्फ ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन क्यों? दोनों के बीच में जो N2 है, सॉरी N2 लगाना है ना, मैं N2 कर देता हूँ, मैं पहले कलर चेंज कर दूँ। हाँ देखो, सिर्फ N2 लगता है। N2 मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पर देखो बाहर से तो सिर्फ एक ही ग्राउंड लगा सकता है फोर्स N2। N1 जो है वो इंटरनल फोर्स होगा। आप इंटरनल फोर्स समझ रहे हो? इंटरनल फोर्स मतलब जो सिस्टम के अंदर अंदर लग रहा है वो अब काउंट नहीं होता फ्री बॉडी डायग्राम में। जो सिस्टम पर बाहर से लग रहा है वो देखा जाता है। और क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर है तो N2 कितना? N2 इक्वल टू 5G, मतलब 50 न्यूटन। यहाँ से भी आप आंसर बता सकते थे। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। अब नोट मत करना क्वेश्चन, मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए आप लोगों से। मुझे बताओ यहाँ पे N1 कितना होगा, इन दोनों के बीच में N2 कितना होगा? नोट नहीं करना है, सिर्फ आंसर चाहिए मुझे। और इन दोनों के बीच में N3 कितना होगा?
जल्दी जल्दी जल्दी। कितना ही पढ़ा लो, पर गलती तो क्लिक के लायक ही करूंगी ही करूंगी। ठीक है, 20, 50, 100 खत्म। 20, 50, 100 कैसे? ऊपर देखो, इसके लिए ये टेबल हो गया, ऊपर सिर्फ 2 kg रखा है। इसके लिए ये टेबल हो गया, ऊपर 5 kg रखा है। इसके लिए ये टेबल हो गया, ऊपर 10 kg रखा है। खत्म। आओ हम आगे बढ़े। ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को मैंने अटैच करा है। ब्लॉक रेस्ट पर है, सिस्टम आइडेंटिफाई हो चुका है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बताओ इसके फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहला फोर्स क्या आएगा? सबसे पहला फोर्स आएगा mg। दूसरा फोर्स क्या आएगा? t। देख लो, कोई जल्दी नहीं है, समझ लो आराम से। और क्योंकि ये रेस्ट में है तो थर्ड स्टेप, फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस का मतलब T = mg। होना ही चाहिए था ना। टेंशन ही तो उसके वेट को सपोर्ट कर रहा है। नहीं करेगा तो नीचे नहीं गिर जाएगा। टेंशन नहीं तो उसके वेट को सपोर्ट किया है। 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, कर लो। चलो दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालो जल्दी जल्दी। डन। चलो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसका मजा अलग ही होता है। देखो, एक तो T1 लग रहा है ऊपर, एक T2 लग रहा है स्ट्रिंग में। पहले मेरी हेल्प करो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg में, फिर हेल्प करना फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg में। शुरुआत करते हैं 3 kg से। 3 kg पे सबसे पहला फोर्स, 3 kg पे सबसे पहला फोर्स T2, 3g और ऊपर T1। 2 kg पे सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी और दूसरा फोर्स सिर्फ T2। इक्विलिब्रियम में है दोनों, मतलब फोर्स बैलेंस। बंद हो गया क्या ये? चालू हो गया। फोर्स बैलेंस, फोर्स बैलेंस मतलब ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स।
चलो दोनों को सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। T1 इक्वल टू 50 और T2 इक्वल टू 20। कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। मुझे बताओ, ऊपर वाली स्ट्रिंग को तो दोनों के वेट को सपोर्ट करना है ना, तो 50। और नीचे वाली स्ट्रिंग को क्या करना है, सिर्फ एक को ही सपोर्ट करना है, तो 20। आ रही कुछ बात समझ में? करो इसे नोट जल्दी से। आओ अब हम एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वे में करें। सिर्फ आपको देखना है, फोटो और आंसर बताना है। इस स्ट्रिंग में T1 है, इस स्ट्रिंग में T2 है, इस स्ट्रिंग में T3 है। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है, आपका है मेरा। आ गया आंसर? समझ में आ गया? अच्छा, एफबीडी से भी कर लोगे ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टली देख के बता रहे हो, एफबीडी से भी अगर बोलता मैं सॉल्व करने के लिए, एफबीडी से भी हो जाता ना? हम्म। लास्ट में दो थे, दो की जगह तीन ब्लॉक कर दिए, सीख गए हो आप। चलो अब आप सीख गए हो, तब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखते हैं कितना सीखा आपने अब। ये दो स्ट्रिंग दिख रही है अलग अलग, ये एक ब्लू वाली है और एक रेड वाली है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। और आपको मैं एंगल भी दे देता हूँ, 37 डिग्री, 53 डिग्री। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स में आपको टेंशन निकालना है। इसमें T1 है, इसमें T2 है, अब निकालो। करो ट्राई अब।
चलो उसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन 2 डायमेंशन में जाता है और इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा। मेथड 1, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम तो दोनों मेथड में बनाना है। सबसे पहले मेरी हेल्प करो फ्री बॉडी डायग्राम में। ऑब्जेक्ट को मैं रिप्लेस करूँगा किससे? पॉइंट ऑब्जेक्ट से। उस पे लगने वाला सबसे पहला फोर्स क्या होगा? कुछ और लगे न लगे, ग्रेविटी तो लगा ही देना। कुछ और लगे न लगे, ग्रेविटी तो लगना ही है। कितना ग्रेविटी लगेगा? 4g। फिर और क्या लगेगा? यहाँ से T1 लगेगा। और क्या लगेगा? यहाँ से T2 लगेगा। अब मेरे को एक्स और वाई एक्सिस बना के बताओ। देखो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एंगल जरा हेल्प करो मेरी। ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। कंपोनेंट निकालने आते हैं? मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ अगले डायग्राम में। 4g नीचे, T1 cos 37 इधर, T1 cos 37 मतलब T1 इंटू 4/5, और T1 sin 37 ऊपर मतलब 3T1/5। देख लो, वेक्टर्स में पढ़ाया था सब कुछ मैंने आपको। ये दोनों ब्लू में कर देता हूँ, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ये दोनों अगर कलर ब्लू हो जाएगा तो आपके लाइफ से सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो पूरा ही ब्लू हो गया। अब समझ में आया? वैसे ही रेड वाले को रिजॉल्व करो। तो T2 cos 53 T2/5, और ऊपर के डायरेक्शन में कितना आएगा? ऊपर के डायरेक्शन में आएगा 4/5। अब आप क्या करोगे? सिस्टम किस पर है? रेस्ट पर है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। करो, एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 कब होगा? जब ये इसके बराबर होगा। मतलब 4T1 इक्वल टू 3T2। इक्वेशन एक, वेरिएबल अनेक। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? वाई डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस करने से। बहुत बढ़िया। समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 करो। तो वाई डायरेक्शन के फोर्स में क्या लिखूंगा? इन दोनों का सम इज इक्वल टू 4g। तो यहाँ से 3T1 प्लस 4T2 इज इक्वल टू कितना? 200। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। आगे मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, आगे कैलकुलेट कर लो। कितना आंसर आया आपका? 2432 आ रहा है ऐसा? ये आप लोगों ने बताया है, चेक कर लेना। काफ़ी लोग ये आंसर बता रहे हैं मुझे। सॉल्यूशन नोट करो, फिर मैं सेकंड मेथड बताऊंगा।
आओ अब हम सेकंड मेथड की बात करें। सेकंड मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं लेमीज थ्योरम। सेकंड मेथड को कहा जाता है लेमीज थ्योरम। देखो इसमें करना क्या होता है ये भी बड़ा इजी। लेमीज थ्योरम में सजेस्ट करता है कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे एग्जांपल एग्जांपल चलो एग्जांपल सपोज ये एक पार्टिकल है और मान लो इस पार्टिकल पर एक साथ तीन तीन फोर्स लग रहे हैं। कई बार होता है कि किसी पार्टिकल पर, किसी स्पेसिफिक पार्टिकल पर आप एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, ये पार्टिकल दिख रहा होगा, इस पे ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन से तीन अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। स्टोरी को समझना बड़ा जरूरी है। पहले फोर्स का नाम है F1। पार्टिकल पे ध्यान देना, ये पार्टिकल था मेन। पहले फोर्स का नाम है F1, पहला फोर्स है F1 नाम का। दूसरा फोर्स है F2 नाम का। तीसरे फोर्स का नाम है F3। और इसमें कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन देखो क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन, कोप्लेनर होनी चाहिए। कोप्लेनर समझ में आता है, सेम प्लेन में। को प्लेनर। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि तीनों का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। तीनों का वेक्टर सम जीरो होने का मतलब एफ नेट जीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। दैट इज इनडायरेक्टली वी वांट टू से कि पर्सन या ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, वो कहीं नहीं जा रहा है। वो इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो कहीं नहीं जा पा रहा है। ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस केस में F1 के अपोजिट एंगल देखो। F1 के अपोजिट एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। F2 के अपोजिट एंगल को हम बोलते हैं बीटा। F3 के अपोजिट एंगल को हम बोलते हैं गामा। और इस केस में अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो हम लोग लिख सकते हैं, इस कंडीशन के फुलफिलमेंट पर हम लोग लिख सकते हैं F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। इसे कहा जाता है लेमीज थ्योरम। अब इसका क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे करूं मैं? कॉपी पेस्ट। फ्री बॉडी डायग्राम याद है? चलो तो मुझे बताओ कि T1 अपॉन क्या लिखूं? T1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा। अल्फा कितना है? 90 प्लस 53। देख लो उसके सामने वाला एंगल, समझ जाओगे खुद से ही। इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन ऑफ बीटा 90 प्लस 37 इज इक्वल टू T3, दैट इज ग्रेविटी, डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री क्यों? क्योंकि ये एंगल देखो जरा, 90 डिग्री आ रहा है। बस यहाँ से आप T1 T2 डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ से सॉल्व करके देखो, T1 आपको दिख रहा है 24, मुझे तो दिख रहा है, और T2 आ रहा है 32। ये मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से एक सांस में से भी नोट कर लो।
आगे आप देखोगे 3, 4, 5 ये सब साइन रूल होता है, इसलिए अभी आप इसकी चिंता मत करो। अभी हम साइन रूल वैसे लगाएंगे ही नहीं, इसको साइन रूल बोलते हैं मैथ्स में। ठीक है, आप सब ये सारी चीज़ें आगे जाके पढ़ोगे। मैंने आपको बस ये मेथड बताया, हालांकि हम बहुत कम क्वेश्चंस में ये यूज़ करेंगे। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को फोर्स के रिजोल्यूशन से सॉल्व करेंगे। आओ अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन सिखाए थे ना, वो सब इक्विलिब्रियम के थे। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हम फिर आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए क्वेश्चन। आगे जाकर थोड़े दिन बाद, कल परसों नरसों, कभी ना कभी आगे जाके मैं फिर से इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैंने आपको आउटलाइन बता दी है, थोड़ा हम मजे करेंगे। अब उसके बाद फिर से हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस पर आएंगे। ये सब इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हैं जिन पर हम फिर से आएंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दूं आगे के क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन का पैटर्न मैंने चेंज कर दिया। अब क्या हो रहा है कि इस बार ये ब्लॉक रेस्ट पर नहीं है, अब इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन नहीं रहे। अब ये ब्लॉक मूव करेगा। अभी जब तक फ्रिक्शन पढ़ नहीं रहे तब तक आपको फ्रिक्शन एब्सेंट मानना है। ठीक है, अभी आपको मान के चलना है फ्रिक्शन इज एब्सेंट। बिना फ्रिक्शन के आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी, ट्राई करो, फिर मैं सिखाऊंगा। पहले खुद से करके देखो कितना बनता है। आओ अब हम इसे सॉल्व करें और फिर हम आपको सिखाएं कि इसको डायरेक्टली भी कैसे कर सकते थे। वैसे देख के आपको ना धीरे धीरे आंसर पता चल जाएगा, पर शुरू शुरू में आप क्या करोगे, सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफाई करो। इसका एसोलेशन कहाँ होगा, आगे होगा, एसोलेशन मार्क करो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। सबसे पहला फोर्स mg, ग्रेविटी। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा फोर्स ये जो आपने लगाया है 50 न्यूटन, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पर। ठीक है, ये तीन ही फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल और एक्सटर्नल फोर्स। अभी जो फोर्स है ना, इनके एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। समझ में आ रहा है, एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। दो तो पहले से ही रिजॉल्व है, उसमें आप और क्या रिजॉल्व करोगे। दो तो पहले से ही रिजॉल्व है, उसको और रिजॉल्व नहीं कर सकते। रिजॉल्व करना है तो सिर्फ एक को। किसे, दो तो ऑलरेडी रिजॉल्व थे,
सिर्फ एक को ही रिजॉल्व करना है, 50 को। 50 कॉस 37, 50 साइन 37। 50 कॉस 37 कितना होता है? 40। 50 साइन 37 कितना होता है? 30। और इसका एसोलेशन कहाँ है? आगे है। तो बताओ एक्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? जल्दी तो नहीं हो गया ना ये? ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी हो गया और क्लियर नहीं हो रहा हो। इन एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 4। वाई डायरेक्शन में क्या लिखोगे? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो इन वाई डायरेक्शन फोर्स बैलेंस इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग। फोर्स बैलेंस इक्वेशन का मतलब वाई डायरेक्शन में ये दोनों का सम ग्रेविटी को बैलेंस करेगा। तो n प्लस 30 इज इक्वल टू 10 g, तो n इक्वल टू 70 न्यूटन। पहले देखो, फिर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूँ आपको कंसेप्ट। देखो बताओ, डाउट है नहीं है, क्या है क्या नहीं? आओ अपन सबको डायरेक्ट समझे क्या करना था। क्वेश्चन देखते से देखो मेरे माइंड में क्या आ रहा है। मेरे माइंड में आ रहा है 50 न्यूटन 37 डिग्री पर लगा है ना? ये डायग्राम है। तो मैं काम करता हूँ, इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। आता है ना रिजॉल्व करना? 37 डिग्री पर 50 न्यूटन है, तो एक्स कंपोनेंट 40, वाई कंपोनेंट 30। वैक्टर्स में पढ़ चुके हो, कॉस थीटा साइन थीटा कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो आगे लग रहा है 40 और ऊपर लग रहा है 30। तो क्या आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते थे? बिल्कुल, देखो कैसे। जब आपने आगे फोर्स लगाया तो ये फोर्स इसको एक्सेलरेशन देगा। 40 न्यूटन का फोर्स 10 kg को कितना एक्सेलरेशन देगा? 4 का। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका एक्स डायरेक्शन का। दूसरी बात, वाई डायरेक्शन में देखो क्या हो रहा है। ग्रेविटी था 100 न्यूटन, उसमें से 30 तो आपने उठा दिया, बचा हुआ 70 न्यूटन है जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। 100 में से 30 तो आप उठा चुके हो। जैसे एग्जांपल समझो, मैं कैसे बताऊं आपको ये, कि जैसे मान लो अ, यहाँ मान लो एक काम करो, आपने अपनी एक फिंगर रख दी। देखो, मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ आपने आपकी एक फिंगर प्लेस करी, ठीक है? और इसके ऊपर मैंने बड़ा हैवी सा एक ब्लॉक रख दिया। मान लो ब्लॉक जो था उसका मास था 10 kg। बताओ अभी आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना फील हो रहा है? अरे नॉर्मल कितना फील हो रहा है? 100। अच्छा बताओ कि अगर मैं ऊपर 30 न्यूटन लगा दूं तो आपको अच्छा लगेगा या और बुरा लगेगा? क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि मैंने 30 तो मैंने बैलेंस करा है, अब बचा हुआ आपको सिर्फ 70 बैलेंस करना है। तो 30 और 70 मिला के 100 हो जाएंगे, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। वही चीज़ तो आपको दिख रही है यहाँ पर। ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। नॉर्मल और 30 दोनों को मिलाकर अब ग्रेविटी को बैलेंस करना है। नॉर्मल भी ऊपर है, 30 भी ऊपर लगाया, दोनों मिलकर अब ग्रेविटी को बैलेंस करें तो नॉर्मल को थोड़ा कम होगा, कांटेक्ट लूज कर रहा है। आप ब्लॉक को टेबल से थोड़ा ऊपर उठा रहे हो, देखो। ब्लॉक को टेबल से थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगा कि ज़्यादा होगा? कांटेक्ट कम होगा। कांटेक्ट कम होगा।
नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। क्या पता समझ में आ भी रहा है या नहीं। आधे लोग तो डिनर पे चले गए, है ना, आधी जनता तो डिनर पे चली गई होगी। और जो बैठे भी हैं वो भी बिल्कुल शांत शांत से बैठे रहते हैं। गलती से एक दो लोग मुझे मैसेज कर देते हैं, हमारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है, ये देखो कैसे कैसे मैसेज आते हैं। हमारा फेवरेट सुपर हीरो है वंडर वुमैन। चल जाएगा ना वंडर वुमैन बोलने पे। क्या नाम था, गैर गैडोट ऐसा कुछ नाम है, बड़ा सा अजीब सा नाम है, हमें तो याद भी नहीं हुआ उसका नाम अभी तक। हाँ गैर गैडोट ऐसी कुछ पता नहीं, ऐसा ही अजीब सा नाम है। और वैसे देखा जाए तो हमें बैटमैन भी अच्छा ही लगता है। और बाकी वंडर वुमैन तो वंडर वुमैन ही है। बाकी तो आप लोग समझदार हो, अब और क्या बताएं आप लोगों को। हाँ, ये किसी घोंचू ने हमसे पूछा है कि सर उसका ऊपर के डायरेक्शन में एक्सलेशन क्यों नहीं होगा। बताओ अब हम क्या बोले उसे। हम ये बोले हैं कि जब तक उसको 100 से ज़्यादा नहीं लगाओगे, ग्रेविटी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो ऊपर कैसे उठेगा भाई। इंजीनियरिंग कर रहे हो और ऐसे डाउट पूछ रहे हो। इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा था और इस बीच ऐसे ऐसे डाउट पूछने लग गए। हम अभी इतने अच्छे टॉपिक पर बात कर रहे थे और आपने पूरा फ्लो रोक दिया। ये बताओ कि 100 केजी 100 न्यूटन के, सॉरी 100 न्यूटन के ब्लॉक पे आप 30 न्यूटन लगा दोगे तो क्या ऊपर उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा वो। है ऊपर एक्सेलरेशन मिल जाएगा उसको। भैया ऊपर एक्सेलरेशन चाहिए ना तो कम से कम 100 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगाना पड़ेगा। 100 न्यूटन से तो कम में वैसे भी ऊपर नहीं उठेगा वो कभी। 10 केजी को उठाने के लिए 100 न्यूटन कम से कम लगाना पड़ेगा, वो भी पूरा का पूरा ऊपर। उससे ज़्यादा लाओगे तब जाके ऊपर उठेगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम आपसे पूछते हैं आज रिवर्स क्वेश्चन, आप लोगों का सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, हमें भी पता चले। आयरन मैन। आयरन सभी लोग आयरन मैन। सभी लोग आयरन मैन वाले हैं। थॉर। ब्लैक विडो। अच्छा। आयरन मैन। थॉर। थॉर। अरे वो भी तो था, वो एंट मैन भी तो था। वो भी तो कितना शानदार था। वो अच्छा नहीं लगा क्या आप लोगों को। अरे चलो ठीक है, जो भी है अच्छा है। बढ़िया है। एंजॉय करो, अभी एंजॉय करने के दिन है। आप लोग मूवी नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। मार्वल वाले मूवी आप लोग ही तो रिलीज करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो उनका पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिट हो जाएगा फिर। चलो आज हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ कवर अप करे, समझा कि कैसे क्वेश्चंस में इन सबको अप्लाई करना है। अब आपके लिए आज एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। होमवर्क क्या है वो भी सुन लो। बिगनर बॉक्स वन कर लेना पूरा। बिगनर बॉक्स वन, लॉज ऑफ मोशन पे आपको कम लगेगा, वेक्टर्स पे आपको ज़्यादा लगेगा, और उसमें एफ इक्वल टू एम ए यूज़ करते जाना हर क्वेश्चन में। ठीक है। तो बिगनर बॉक्स वन एनएलएम का आपके लिए होमवर्क है। इतना होमवर्क, हाँ प्री रीड करना है पूरा, लॉज ऑफ मोशन प्री रीड कर लो। ये होमवर्क तो है ही, जिसने नहीं करा वो कर लेना। और साथ में
बिगनर बॉक्स 1 ये 2 चीज़ें आपको करनी है। चलो अब हमारा भी फैमिली टाइम हो गया है, आपके जैसा हमारा भी फैमिली टाइम हो गया है, हम भी जा रहे हैं, खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद हम आपको पता है ना बहुत टाइम को रिलीजियसली फ़ॉलो करते हैं। नहीं, पार्टी-वार्टी नहीं करते हम। आज तक कभी नहीं करी पार्टी हमने। बस खाना खाएँगे, खाना खाने के बाद 9:45 10 तक सो जाएँगे। लेट नाइट तक हम जागते भी नहीं हैं, 10 बजे हम सो जाएँगे। ठीक है? चलो, तो गुड बाय, टेक केयर, टाटा।